नमस्कार, देश न्यूज के डिबेट शो में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में। मध्य प्रदेश में बीजेपी की बम्पर जीत और मुख्यमंत्री की शपथ और मुख्यमंत्री के पहले एक्शन के बाद से सभी की निगाह है प्रदेश के मंत्रिमंडल पे है। सभी ये जानने के लिए उत्सुक है कि मंत्रिमंडल में किन किन नेताओं को जगह मिलेगी, लेकिन इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि आज कयास लगाए जा रहे थे कि मंत्रिमंडल का फैसला आ जाएगा और नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में कुल 22 मंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि वो 22 मंत्री कौन होंगे, इस पर अभी तक आधिकारिक रूप से किसी प्रकार का ऐलान नहीं हुआ है। लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन फैसला नहीं हो पाया। इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो चुका है और प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना मंत्रिमंडल के विधानसभा सत्र हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसे कौन से पैच फंसे हुए हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार पर अभी तक फैसला, क्योंकि कल भी बीजेपी की बैठक हुई थी दिल्ली में, जहां पर कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, मोहन यादव। इसके अलावा आज भी बैठक हुई, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से बैठक में फैसला नहीं हो पाया है और जो मंत्रिमंडल है उस पर अभी तक मुहर नहीं लग पाई है। तो सबके मन में यही सवाल है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन से नेता शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि अनुभवी नेता होंगे या फिर युवा नेता होंगे, कितने मंत्रिमंडल में कितनों की छटनी होगी। इसके अलावा जो सांसद जिनको इस बार टिकट दिए गए थे, उनमें से किन किन दिग्गजों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर यही तस्वीरें सामने आ रही है कि इस बार मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल किस तरह से होगा, क्योंकि आज भी मंत्रिमंडल पर मुहर लगने वाली थी, मंत्रिमंडल का ऐलान होने वाला था, लेकिन आज भी मंत्रिमंडल का ऐलान नहीं हुआ। तो सबके मन में यही सवाल है कि आखिर मंत्रिमंडल का ऐलान कब होगा, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि विधानसभा सत्र बिना मंत्रिमंडल के गठन के शुरू हो चुका है, यानी कि मंत्रिमंडल अभी तक नहीं बनाया गया है और विधानसभा सत्र लग रहा है। तो उसमें देखना ये होगा कि आखिर सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भारतीय जनता पार्टी को इतनी देरी क्यों लग रही है। आखिर इस पर कौन से पेच ऐसे फंसे हुए हैं कि मंत्रिमंडल अभी तक तय नहीं हो पाया। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रेम व्यास और वहीं दीप्ति पांडे कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुकी है। सबसे पहले हम डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। तो डॉक्टर प्रेम व्यास जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मंत्रिमंडल, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल पर काफी समय से सस्पेंस बना हुआ है, आज भी फैसला आना था, कयास लगाए जा रहे थे कि शायद आज मंत्रिमंडल का ऐलान हो जाएगा और कौन कौन कैबिनेट में होंगे इनके नाम तय हो जाएंगे, लेकिन आज भी फैसला नहीं आया। तो सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इतना समय मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल और गठन में क्यों लग रहा है। देखिए, मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है वो मुख्यमंत्री और संगठन के विशेष अधिकार के तहत होता है और एक समन्वय होता है जो सत्ता और संगठन के बीच में, ऐसा व्यक्ति जो समन्वय बना के रखे। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अतिशीघ्र ऐसे नाम का भी प्रदर्शन कर दिया जाएगा और सभी समाज जो मध्य प्रदेश में वोटिंग इस बार हुई है और अभूतपूर्व वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा है कि सभी एक गुलदस्ता है मध्य प्रदेश, जिसमें तरह तरह के फूल है और सभी समाज उस फूलों को देखते हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व मिले, सभी समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व दिखे जो उनकी जन भावनाओं को एड्रेस करने के एक लोकतांत्रिक तरीका होता है कि वो व्यक्ति उनके सभी जन भावनाओं को प्रदर्शित करे। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी कार्यकर्ता एक समान है, सभी कद्दावर नेता है और समग्र रूप से विचार और नेतृत्व ये तय करेगा कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे होंगे। निश्चित रूप से उसमें कुछ युवा साथी होंगे, कुछ पुराने अनुभवी साथी भी होंगे और कुछ मध्य में जो अभी पूर्व के मंत्रिमंडल में थे। ऐसा एक समन्वय बन के तैयार होना है। और दूसरी बात है कि अभी जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था कि हम एक्सीडेंटल नहीं, एक्शनेबल सीएम बनाएंगे। तो हमने जो एक्शनेबल सीएम बनाया, उन्होंने अपनी एक्शन स्टार्ट कर दिए, जो कार्य थे निश्चित रूप से सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिए और एक गति जरूर मिलेगी मंत्रिमंडल के पश्चात। पर ऐसा नहीं है कि सरकार बैठी है, सरकार
सरकार कार्य नहीं कर रही, आते से उन्होंने घोषणाएं प्रारंभ कर दी, आते से कार्यों का क्रियान्वयन प्रारंभ कर दिया और निश्चित रूप से 1 या 2 दिन के अंदर मंत्रिमंडल की घोषणा भी हो जाएगी। तो मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर प्रेम व्यास जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री और आला अधिकारी तय करेंगे कि मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों के नाम तय होंगे, क्या किसी तरह से कोई आपसी मतभेद हो रहा है या पेच आखिर फंसा कहाँ है? क्यों मंत्रिमंडल के नामों पर मुहर नहीं लग पा रही? क्योंकि 2 दिन से लगातार बैठकें जारी है, इसके बावजूद नहीं लग पा रही, तो कहाँ पर दिक्कत आ रही है? देखिए, पेच कहीं नहीं फंसा है। जैसे पूर्व में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर 7 दिन हमारी बैठकें हुई थी, 7 दिन बैठकों के पश्चात ये घोषणा करी थी मुख्यमंत्री के नाम की, और निश्चित रूप से पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, हमारा संगठन होता है, मुख्यमंत्री जी से भी उनके नाम लिए जाते हैं और एक समन्वय बनाया जाता है। चूंकि 163 सीटें हैं और 163 सीटों में आप मानेंगे विंध्य क्षेत्र है, उसके बाद में बुंदेलखंड क्षेत्र है, मालवा क्षेत्र है, निमाड़ क्षेत्र है, ऐसे सभी क्षेत्रों को अपना प्रतिनिधित्व मिले, इसके लिए चर्चा जारी है और अतिशीघ्र आपके सामने इसके नाम भी होंगे। जी, वही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे जी जुड़ चुकी है। दीप्ति जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक मंत्रिमंडल का आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं किया है, मंत्रिमंडल पर अभी भी सवाल बना हुआ है और ऐसे में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, तो इतनी देर लग रही है भारतीय जनता पार्टी को अपने मंत्रिमंडल के ऐलान करने में, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? दीप्ति जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? को हमारे भाइयों को देखिए, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात, जी जी, मुझे जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, कहिए। अभी एक बहुत अच्छी बात आपने स्वयं कही है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार आपने देखा है या सुना है कि विधानसभा सत्र प्रारंभ हो गया और मंत्रिमंडल का गठन तक नहीं हो पाया। जी, तो ऐसी इस तानाशाही युग की ये शुरुआत हो चुकी है। अब हम ऐसी बहुत सी बात सुनेंगे और बहुत सी बातें देखेंगे, जैसे आज नेहरू जी की चित्र को ही हटा दिया गया है, तो अगर कहते हैं कि वहाँ भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगे, समाज निर्माता है, देश के स्वतंत्र के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू वानी को त्याग और बलिदान को हटा दिया गया। नेहरू एक विचार है, युग पुरुष थे नेहरू, हम उन्हें नकार नहीं सकते। आप ही की बात का मैं जवाब दे रही हूँ जी, लेकिन की बात का मैं जवाब दे रही हूँ। जो हम बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के इतिहास में ये तानाशाही शुरू हो चुकी है। रही बात आपके मंत्रिमंडल विस्तार की, तो कहीं ना कहीं भाजपा में जो नाराज भाजपा है उन पे कैसे स्थापित किया जाए, लोगों को कैसे मनाया जाए और अपनी तानाशाही को सही कैसे साबित किया जाए, इसकी कवायद चल रही है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार में स्वाभाविक है देर तो होनी ही है। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, दीप्ति जी का कहना है कि जो नाराज भाजपा थे उनको मनाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में देर हो रही है। हालांकि इलेक्शन के पहले ये चीज भी देखी गई थी कि कई आरोप लगाए गए थे, ऐसा कहा भी गया था विपक्ष द्वारा कि पार्टी को 3 गुटों में बांट दिया गया है, जिसमें एक नाराज भाजपा भी है। हालांकि जब वोट हुए, इलेक्शन हुआ, नतीजे आए, तो उसमें ये सारी चीजें नहीं देखने को मिली। तो अब क्या मंत्रिमंडल को लेकर इस तरह की स्थिति बन रही है, इस वजह से नहीं आ पा रहे मंत्रिमंडल के नाम तय? देखिए, उन बातों का जवाब तो आपने भी दे दिया और जनता भी पूर्व में दे चुकी है। एक कबीर जी का दोहा है कि कबीर मनते एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विष कमाए। तो कांग्रेस की परिस्थिति अब उसी तरह की हो गई। आप बताइए, अपरिपक्वता के साथ में कांग्रेस ने जब भी अभी अपने पदाधिकारियों की घोषणा करी, तो हर समय यह हुआ है कि कांग्रेस ने मुक्ति खाई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो निर्णय लिए हैं, चाहे वह युवा चेहरों को राजनीति में सक्रिय भूमिका देने की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, तो हम नए कीर्तिमान रचने में विश्वास रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णयों से हर बार विपक्ष को चमत्कृत करने का कार्य करती ही आ रही है। और अभी जो निर्णय होंगे, जो मंत्रिमंडल में नाम आएंगे सामने, निश्चित रूप से कांग्रेस उससे पूर्णतः चमत्कृत होगी। और पहली बार ही ऐसा हुआ था, मैं आपको संज्ञान में लाना चाहूंगा, देश की राजनीति में जब सनातन धर्म पर प्रहार हुए, ये भी पहली बार हुआ था। जब संविधान सभा द्वारा पारित बिल को राहुल गांधी जी द्वारा पास दिया गया, ये भी पहली बार हुआ था। दीप्ति जी रुकिए, मैं आपके पास आऊंगी। दीप्ति जी प्रेम व्यास जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। प्रेम व्यास जी, अपनी बात पूरी करिए।
देखिए, कांग्रेस की जो पीड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस की पीड़ा स्वयं की पीड़ा है। अभी मैंने अपनी बात समाप्त भी नहीं करी, निश्चित रूप से पर मैं कांग्रेस की जवाब दे देता हूं। इन्होंने जो बातें करी थी उसके कुछ जवाब तो मैं दे चुका हूं। अब कांग्रेस की अपनी बात समझिए। कमलनाथ जी बैठक से नाराज हो गए क्योंकि विपक्ष के नेता तय हो गए और उनको जानकारी नहीं थी। पीसीसी चीफ पद से 4 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति में नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद में एक ही दिन में उनको पद मुक्त कर दिया गया। विधानसभा की उनकी जब बैठक हुई, आज का जब सत्र चालू हुआ तो कमलनाथ जी नदारद थे, शपथ ग्रहण करने भी नहीं आए। और उसके बाद में डॉक्टर गोविंद सिंह इतने नाराज हुए कि एक कद्दावर नेता भिंड का, उनने राजनीति से संन्यास ले लिया। अब ये कांग्रेस की परिस्थिति, वही भारतीय जनता पार्टी पे ये जो आरोप लगा रहे कि नाराज महाराज, नाराज भी साथ है, महाराज भी साथ है, शिवराज भी साथ है, सभी लोग साथ है, और सभी का एकांकिक प्रयास था कि अभूतपूर्व मत भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और निश्चित रूप से सभी क्षेत्रों के पदाधिकारी देने में, सभी क्षेत्रों को अपना नेता देने में निश्चित रूप से कुछ समय लगता है। और हम अपरिपक्वता के साथ में निर्णय नहीं लेते, हम परिपक्वता के साथ में निर्णय लेते हैं। जो कांग्रेस पूर्व में कृत्य करती आई है, भारतीय जनता पार्टी उससे अलग पार्टी है। ठीक है, दीप्ति जी आपके पास आना चाहूंगी। अब आप कहिए, आप क्या कहना चाह रही थी? मैं वही कहना चाह रही हूँ कि आप ही ने शुरुआत की है। बहुत अच्छी लाइन लगी है मुझे कि ये इतिहास में पहली बार हमें देखने को मिला है कि शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो गया और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, जबकि आज एक ज्वलंत मुद्दा था, उस पर भी आपको डिबेट रखनी चाहिए। उस पे भी आपको भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाइयों से प्रश्न चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर सदन से क्यों निकाली गई। दीप्ति जी, यहाँ पे मैं आपको इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगी, ठीक है? देश पर जी दीप्ति जी, आपको इस चीज का मैं जवाब देना चाहूंगी कि दामिनी जी, मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। एक सेकंड प्रेम व्यास जी, मैं आपके पास भी आऊंगी। दीप्ति जी, आपको इस चीज का जवाब देना चाहूंगी कि इस चीज पर भी हम बात कर चुके हैं। पर्याप्त जवाब है अपने किसी दूसरे एपिसोड में। पास एक ही चीज तो है, जवाब ही तो है आप लोगों के पास। ठीक है दीप्ति जी, हम मुद्दे से हैं आप लोगों के पास, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। केवल सत्य स्वीकार करना नहीं आता, तो मुद्दे से तो अभी भाई भी भटके थे, तब नहीं आया कि वो मुद्दे से भटक रहे हैं। नहीं दीप्ति जी, देखिए हमारा मुद्दा मंत्रिमंडल का है। की पीड़ा बता रहे थे, पीड़ा कांग्रेस की थी क्या? हमारे मुद्दे पे कांग्रेस की पीड़ा नहीं थी जो भाई व्यक्त कर रहे थे। मुद्दा अगर विधानसभा सत्र में प्रारंभ और मंत्रिमंडल का गठन ना होना था तो इनको कहां से, हमारे भाई को कांग्रेस की पीड़ा, कांग्रेस की अंतकला आ गई? तब मुद्दे से नहीं भटके हम उम्मीद आपसे करते हैं कि अगर कोई मुद्दे से भटके तो प्रश्न करे थे, मैंने उसका जवाब दिया। आप बताइए ना दामिनी जी, आप सुन रही थी, इन्होंने जो प्रश्न करे थे कि नाराज, शिवराज, महाराज। मंत्रिमंडल में देरी नहीं दिख रही, मुद्दा तो ये भटक रहे हैं और आप भटक रही हैं, तो आप पहले मुद्दा दीप्ति जी, आपने ही कहा था नाराज भाजपा, इस पे मैंने सवाल किया था और प्रेम व्यास जी ने इसका जवाब दिया था। फिलहाल हम ये बात नहीं कर रहे हैं इस डिबेट में कि जो तस्वीर विधानसभा में बदली गई है और उसका क्या, उस बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। इस बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इस बात पे भी तो करना चाहिए। हम इस बारे में दीप्ति जी बात कर चुके हैं, इसके पहले वाले एपिसोड में इस बारे में हम बात कर चुके हैं। हम जो इस वक्त बात कर रहे हैं वो मंत्रिमंडल पर बात कर रहे हैं। ठीक है प्रेम व्यास जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप जवाब देना चाह रहे थे, दीजिए जवाब। जी देखिए, मंत्रिमंडल का मुख्य चेहरा होता है मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है। निश्चित रूप से मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कार्य करते हैं, जितने भी मंत्री होते हैं, और निर्विवाद रूप से जो कार्य मुख्यमंत्री जी द्वारा आम जनहितैषी योजनाएं होती है, चाहे वो अलग अलग सेक्टर्स में हो, स्वास्थ्य का सेक्टर हो, कृषि सेक्टर्स हो, उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वय के लिए मंत्रियों की उपलब्धता होती है। तो जैसे जैसे क्रियान्वय घोषित हो रहे हैं, वैसे वैसे मंत्रियों की घोषणा भी हो जाएगी। इसीलिए तो मैंने कहा कि मुख्य चेहरा हमारा घोषित हो चुका है और वो भी 7 दिन के अंदर घोषित हो गया था। अब निश्चित रूप से जो समय हमारे पास शेष है, हमारे विशेषाधिकार में है, और कहीं भी विधान परिषद की बैठक या विधान परिषद का कार्य सिर्फ मात्र मंत्रिमंडल की घोषणा से बाधित तो होता नहीं है। ऐसा भी नहीं होता कि मंत्रिमंडल की घोषणा के बिना कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो निश्चित रूप से कुछ समय शेष है जिसमें घोषणाएं हो जाएगी। ठीक है, वहीं मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ रीना सक्सेना जी जुड़ चुकी है, आप प्रवक्ता, साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। हम इन दोनों से भी चर्चा करेंगे। पहले तो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मैं रीना जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में
कयास लगाए जा रहे थे कि आज मंत्रिमंडल का ऐलान हो जाएगा, लेकिन इतनी देर हो चुकी है, काफी इंतजार करना पड़ रहा है मंत्रिमंडल का, अभी तक ऐलान नहीं हुआ और ऐसे में विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, शीतकालीन सत्र विधानसभा का, तो इतनी देर लग रही है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल के ऐलान में, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? भारतीय जनता पार्टी पहले जब कांग्रेस में किसी समय पे ऐसे ही दिल्ली से जब चयन होता था तो बहुत आवाज उठाती थी कि यहाँ तो सिर्फ गांधी गांधी होता है। अब आज की स्थिति में, आज की समीकरण में बहुमत से जीती सरकार, मगर बहुत शर्म की बात है कि इतना लंबा समय होने के बाद भी उनके मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया, जबकि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा की इंपॉर्टेंस क्या होती है कि हम वहां पे जनहित के मुद्दे उठाते हैं। कौन उठाएगा भाई जब वहां आपके मंत्री नहीं होंगे? किसके सामने रखे जाएंगे जब आपके मंत्री नहीं होंगे? तो ये जो एक औपचारिकता है वही मात्र रह जाएगी अगर मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं होता है। जैसा कि वो कह रहे थे मुख्यमंत्री सर्वोपरि नहीं होता है, सारे नेताओं का एक शीर्ष नेतृत्व करता होता है, जिसमें कि जैसे कि एक स्कूल होता है उसमें प्रधानाचार्य होता है मगर सारे टीचर होते हैं, तो सबकी एक अपनी अपनी कार्यशैली होती है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां बटी हुई होती हैं। गृह मंत्रालय ही देखेगा ना कि मुख्यमंत्री देखने लग जाएगा, कृषि विभाग कृषि मंत्रालय देखेगा ना कि मुख्यमंत्री देखेगा। ये बात और है कि भाई अगर इनको सारे मंत्रालय सिर्फ मुख्यमंत्री को दिए जाने हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है कि किसी भी मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाए। मगर अगर हमें विधानसभा सत्र ठीक से चलाना है, सुनियोजित तरीके से चलाना है, सिर्फ औपचारिकता नहीं करनी है। देखिए 20 साल बाद ये सरकार आई है फिर से बहुमत से, जनता को कुछ तो विश्वास होगा तभी लेके आई है इनको जी। अब उसके बाद भी ये मंत्रिमंडल के निर्माण में इतना देर कर देंगे तो ये तो जनता के साथ, जनता के मतों के साथ अन्याय है ना। जनता ने किसी अपेक्षा से इन लोगों को विधानसभा में भेजा है कि हमारे जो जनहित के मुद्दे हैं इनको ये लोग उठाएं, उसका निराकरण करें। निराकरण कब होगा? जब मंत्रिमंडल का भी निर्माण होगा। अब आज इनके मोदी जी जब जिन पे साइन कर देंगे, चिड़िया बैठा देंगे, उन मंत्रियों को वो मंत्री पद दे दिए जाएंगे। तो पहले होता था गांधी गांधी, अब होता है मोदी मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरीके से एक चेहरे पे केंद्रित हो गई है। वो जो डिसीजन लेगा, वो जो बताएगा, वही काम सारे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जहां भी इनकी सरकारें बनी, चाहे आसाम हो, चाहे जहां भी इनकी सरकारें बनी हैं, वो सब काम वो प्रधानमंत्री ही करेंगे। कोई भी काम प्रदेश में अच्छा होगा तो उसका क्रेडिट किसको दिया जाएगा? प्रधानमंत्री जी को। भाई तो फिर मुख्यमंत्री बनाया क्यों जाता है? मुख्यमंत्री अपने प्रदेश को सुचारू रूप से चला सके, अपने जनहित के काम कर सके, इसीलिए मुख्यमंत्री का निर्वहन होता है। मगर जब सब काम मोदी को ही करना है तो फिर तो मुझे लगता है ये भी औपचारिकता मात्र है कि मुख्यमंत्री बन गए हैं प्रदेश के। ठीक है, वही शैलेंद्र मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल गठन में इतना समय लग रहा है, एक चीज यहाँ सामने निकल कर आ रही है कि क्योंकि मोहन यादव मुख्यमंत्री चुने गए, युवा चेहरा है, प्लस अगर देखा जाए तो अनुभव की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसे कई दिग्गज नेता है जिनका अनुभव मोहन यादव से कहीं ज्यादा है। अब अगर मंत्रिमंडल बनाया जाएगा तो ये चीज होगी कि कई दिग्गज नेता मोहन यादव के अंडर में आएंगे, तो क्या वो नेता मोहन यादव के अंडर में काम करने में कंफर्टेबल हो पाएंगे? क्योंकि पहले एक बार ऐसा हुआ था जब बाबूलाल गौर को शिवराज सरकार में मंत्री बनाया गया था, तो उसमें भी कुछ इस तरह की स्थिति आई थी। तो क्या इस बार ये स्थिति बन रही है, इस वजह से मंत्रिमंडल में देरी हो रही है? शैलेंद्र जी देखिए, मुझे तो ये स्थिति नहीं लगती है दामिनी जी। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट मिला है और जिस प्रकार से आपने जो प्रश्न किया है सीनियरिटी और जूनियरिटी का, ये तो अब मुझे लगता है बाधा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की नई एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण, राजनाथ सिंह जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जी, तो वो भी मोदी जी के साथ में उनकी कैबिनेट में है। इसके अलावा और भी वरिष्ठ लोग हैं बीजेपी के जो नड्डा जी के अंडर में काम कर रहे हैं और केंद्र में भी हैं मंत्री पद में। मध्य प्रदेश में आपने गौर साहब का उदाहरण खुद ही दिया जी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री बन जाता है और उसके बाद अगर उसको किसी और साथी के साथ कैबिनेट में काम करना पड़े, तो अब ये मिथक समाप्त हो गया है कि मुख्यमंत्री रह लिए हैं तो अब आगे कैबिनेट में काम नहीं करेंगे जी। भाई ये तो देखिए विधायकों का निर्णय होता है, वो अपना व्यक्ति चुनते हैं, अपना दल का नेता चुनते हैं, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है जी। अब ये तो केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेता है ये तो सभी दलों में है जी। ना केवल भाजपा कांग्रेस, अन्य दलों में भी केंद्रीय नेतृत्व ही आजकल निर्णय लेता है।
अब वो दिन चले गए, वो बातें पुरानी हो गई कि जब सही तरीके से निर्वाचन जो विधायक दल का होता था या संसदीय दल का, तो अब तो ये तो फरमान जो है सभी पार्टियों में उनका जो शीर्ष नेतृत्व होता है वही देता है जी। सत्र की बात चल रही थी, तो ये 4 दिवसीय जो सत्र बुलाया गया है इसमें 2 दिन रिजर्व रखे गए, 18 और 19 शपथ एवं प्रतिज्ञान के लिए। अब जो कल का दिन है वो अध्यक्ष का निर्वाचन, राज्यपाल का अभिभाषण और राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव, और जो 21 तारीख है वो शासकीय कार्य और राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा। तो देखिए, नो डाउट विधानसभा का सत्र बड़ा वैल्यूबल होता है, लेकिन जैसा सभी को मालूम है कि नए सदस्य चुनकर आए हैं और उनकी सदस्यता जो है वो प्रमाणित कब होगी, जब वो शपथ ले लेंगे विधानसभा के भीतर जी। तो वो वाला पार्ट पूरा हो गया है, अध्यक्ष वाला भी हो जाएगा कल। तो अब जो नेक्स्ट सत्र आएंगे और इस सत्र का जो 1 दिन मिलेगा उसमें सरकार काम करेगी, और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बना दिए गए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ देरी जरूर हो रही है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर वर्तमान में कोई ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति बची है, क्योंकि जिस प्रकार के परिणाम आए हैं मध्य प्रदेश में 2023 में और अन्य राज्यों में, और साथ में भाजपा ने जो प्रयोग किए हैं उनके सभी प्रयोग मुझे तो सफल होते नजर आते हैं। मोहन यादव जी भी 3rd टर्म के एमएलए हैं, उनके पास भी हायर एजुकेशन में काम करने का अनुभव रहा, और सबसे मिलके चल रहे हैं और सबको एक साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं। तो जो व्यवस्था है मुझे लगता है कि वो आगे चल के बेहतर हम सबको एक नागरिक के नाते देखने को मिल सकती है। अब इसमें शहमाज जैसी स्थिति अब भाजपा में बची नहीं है, क्योंकि एक जो सूत्रों ने जो बताया है कि जो लोग पहले मंत्री रह लिए हैं और खासकर जिनके कार्यकाल में कुछ अगर दाग लगे हैं तो उनको भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बड़ा गंभीरता से ले रहा है जी। और हम लोगों को भी जो इनपुट मिल रहा है इस बार जो बैलेंस होगा वो सीनियर्स तो रहेंगे, लेकिन नए काफी लोगों को मध्य प्रदेश के आगामी जो मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है जी। जो मंत्री बनाए जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को मौका दे सकती है जी। और एक अच्छा बैलेंस लेके आने की बात जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो अनौपचारिक चर्चा में कई बार हम लोगों से भी कर चुके हैं सीनियर लोग। तो मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे में भाजपा की ओर से इस पर निर्णय ले लिया जाएगा जी। वहीं प्रेम व्यास जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से मंत्रिमंडल में अभी तक नाम नहीं ऐलान किए गए, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है? जैसे कि अभी शैलेंद्र मिश्रा जी ने भी कहा है कि कई चेहरे जिन पर दाग लगे हुए हैं राजनीति में उनको हटाए भी जा सकते हैं, उन पर भी विचार विमर्श किया जा सकता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है कि इतना समय लगाया जा रहा है ताकि कुछ चुनिंदा नामों का ऐलान किया जा सके? निश्चित रूप से संगठनात्मक प्रक्रियाएं होती है। आप अगर पूर्व में जब चुनाव हुए थे उस समय 39 नामों की घोषणा सबसे पहले कर दी थी जी। जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कुछ वोटों के मतों से हारी थी, और अभी उसका रिजल्ट भी आपने देख ही लिया है, जितना भी रिजल्ट आया है। और दूसरी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी 2-3 फॉर्मूले पे काम करती, मंत्री भी तय करती, मुख्यमंत्री भी तय करती और अपने पदाधिकारी भी तय करती। ऐसे लोग जो धरातल पर कार्य करें, जो योजनाओं को धरातल पर क्रियान्वय करें, ऐसे लोग जो पार्टी को मजबूती प्रदान करें, और ऐसे लोग जो प्रदेश को, जो विकसित प्रदेश है मध्य प्रदेश, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत हो या आत्मनिर्भर बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे, ऐसे चेहरों को चिन्हित करेगी। 163 लोगों में से लगभग 20 से 30 मंत्री बनते हैं, और 20 से 30 मंत्री हर आप देखेंगे जितने भी क्षेत्र हैं सभी को अपना प्रतिनिधित्व मिले और सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से कार्य हो, उसको इंगित करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय लेती है। पूर्व में जितने भी निर्णय लिए थे, जैसे आप देखेंगे प्रदेश की जो बीमारू राज्य की परिस्थिति थी, आज विकसित प्रदेशों की श्रेणी में खड़ा है, 10% पोजीशन पर है, 16% जीडीपी, तो 5% से भी अंदर मध्य प्रदेश कैसे आए, कैसे विकसित राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश प्रथम श्रेणी पे आए, आत्मनिर्भरता की श्रेणी में प्रथम श्रेणी पे आए। निश्चित रूप से इस ओर कार्य किया जा रहा है, इसीलिए इतना समय लग रहा है। दूसरी जो आप पार्टी के जो मेरी बहन है उन्होंने जो प्रश्न करे, कांग्रेस के लोग जब संसद में प्रश्न उठाते कि हमको तो साहब रक्षा मंत्री जी का ही स्टेटमेंट चाहिए, हमको तो साहब प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट चाहिए, हमको तो साहब गृह मंत्री जी का स्टेटमेंट चाहिए, तब आप लोग कहाँ इनको कहीं भी इनके खिलाफ भाषण नहीं देते हैं
क्योंकि चाचा है, वही भतीजा है, वही परिपाटी चल रही है। और दूसरी चीज है, आम आदमी पार्टी को तो जनता नकार चुकी है ना। आप बताइए, 70 सीटों पे आप खड़े हुए थे मध्य प्रदेश में, 69 सीटों पे आपने जमानत जब्त करा दी। छत्तीसगढ़ में आपने 54 सीटों पे लड़े, 54 पे ही जमानत जब्त करा दी। राजस्थान में 85 पे लड़े, 84 पे जमानत जब्त करा दी। तो मध्य प्रदेश की जनता आपके विचारों व्यवहार को पूर्ण रूप से नकार चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारोक्ति के साथ में सत्ता में लेकर आई है और जितने भी जनहितैषी निर्णय होंगे निश्चित रूप से आपके सामने होंगे। रीना जी कुछ कहना चाह रही थी, मैं आपके पास आऊंगी। रीना जी, जानना चाहूंगी क्या कहना चाह रही थी आप? जैसे इन्होंने कहा कि जनता हमें नकार चुकी, नकारा नहीं है। जनता ने जो भी वोट डाला, हम उस वोट का सम्मान करते हैं कि जनता का प्यार मिला, हमें सम्मान मिला है। हम लोग हैं क्या, मध्य प्रदेश में नए, ना विपक्ष में थे ना सत्ता में थे, फिर भी जनता ने हमें प्यार दिया, हमें सम्मान दिया। हम केंद्र सरकार की वजह से 230 सीट पर नहीं लड़ पाए क्योंकि हमारे शीर्ष नेतृत्व को जेल भेज दिया गया, जो यहाँ पे आने वाले थे सारे, और बाकी के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। तो हम लोग का पूरा जो एक फोकस होना चाहिए था चुनाव लड़ने में तीनों प्रदेश में, वो नहीं हो पाया। वो हम मानते हैं, और मैं कितनी बार चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी भी मांग चुकी हूँ इसलिए कि भाई नई पार्टी है, नए लोग हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये क्यों भूल जाती कि उसे भी अपना अस्तित्व बनाने में 50 साल लग गए। तो जीरो नहीं है हम, महापौर है हमारे पास, पार्षद है हमारे पास, सरपंच हैं, जनपद सदस्य हैं, अध्यक्ष है, ये मध्य प्रदेश में है ये सब। और ये मध्य प्रदेश की जनता का प्यार और स्नेह है जो उसने हम लोग को दिया है। 27,000 वोट, 26,000 वोट मिलना ये कोई कम बात नहीं है, ये हमारी जनता का प्रेम है जो उसने हमें दिया है। सवाल यहाँ आम आदमी पार्टी की नहीं हो रही है साहब, बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। आपने जैसा कहा कि गृह मंत्री, बिल्कुल गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। सदन में कोई भी चार ऐसे ही घुस जाएं, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है जिसको आप इतना लाइटली बोल दे रहे हैं। गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी उन्हीं के अंदर में है। आप ही का सांसद हस्ताक्षर करके उस लड़के को अंदर भेज देता है, वो उपद्रव मचाता है, और आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री को जवाब देना। मतलब आप तो मजाक से भी ज्यादा हद के स्तर पे रीना सक्सेना जी, आप मुद्दे से भटक रही है। उन्होंने कहा गृह मंत्रालय से हम लोग जवाब मांग रहे हैं जब कांग्रेस, तो हम उनके विपक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो भाई गृह मंत्रालय को ही जवाब देना पड़ेगा ना, पूरे देश की सुरक्षा का सवाल है। और लोकसभा में लोग घुस गए तो ये गृह मंत्रालय का नेतृत्व आता है ना यहाँ पे, किसका आएगा? ठीक है, गृह मंत्री से मांगा जाएगा जवाब नहीं कि कैसे दो लोग घुस गए और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई। ठीक है रीना जी, प्रेम व्यास जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। प्रेम व्यास जी, इसमें हमारा नेतृत्व की बात इन्होंने क्यों कर दी कि जनता ने हमें नहीं पसंद किया, जनता ने ये नहीं किया। अरे जनता ने नहीं पसंद किया तो आम आदमी पार्टी ने तो नहीं घुसाया ना लोकसभा में लोगों को। लोकसभा में तो जो देश की जनता ने मैंडेट बना के बहुमत में भेजा है उन लोगों के हस्ताक्षर। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, बटन में मंत्री घटक नहीं होंगे जब तक मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी के लिए आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी के नहीं मुख्यमंत्री जी की कारण लेते। ये आपके प्रश्न थे और आपके जवाब देने दिए थे। अब आप बताइए, आपने ये कहा कि आपके नेता यहाँ नहीं आ पाए, तो क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? भ्रष्टाचार में जो फाइलें खुली है, जो आरोप लगाए, आपको उन पर भरोसा नहीं है? आपको सर्वोच्च न्यायालय में आपने जमानतें लगाई है, उस पर भरोसा नहीं है? आप इसके बारे में भी जनता को पूर्ण रूप से बता दीजिए। तीसरी बात जो आपने कही, मैं आपको बताता हूँ, नोटा से कम वोट आपको मिले मध्य प्रदेश में, नोटा से कम वोट आपको मिले राजस्थान में, नोटा से कम वोट आपको मिले छत्तीसगढ़ में। सिर्फ आपका जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है उसको आम जनता ने नकार दिया है। भ्रष्टाचार उजागर नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार पे साजिश रची गई है केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा। सीबीआई और ईडीआई बिना गृह मंत्री के हस्ताक्षर के किसी क्या भी नहीं कर सकती। अगर आप इतने सही हैं, साफ हैं, तो आपके भ्रष्टाचार का विदित नहीं है, सीबीआई और भ्रष्टाचार का विदित नहीं है, केजरीवाल साहब का 50 करोड़ का मकान क्या विदित नहीं है? बताइए, राघव चड्ढा जी की शादी का विदित नहीं है? आप जिन मुद्दों पे लड़ कर आए थे, आप उन्हें कांग्रेस के दामन थाम के राजनीति कर रहे हैं। अभी आपके नेता तय नहीं हो रहे हैं, प्रदेश की जनता को पूर्ण रूप से नकार चुकी है और आप लगे प्रश्न करने के लिए। आप आत्ममंथन करिए,
तरीके से लिप्त है। प्रेमव्यास जी, रीना जी, आपको रोकना चाहूंगी यहाँ नहीं पर। तो सुई की नोक के बराबर भी अभी तक कोई भी आप जवाब पेश नहीं कर पाए, ठीक है रीना जी। पेश नहीं कर पाए। आप लोग को तो शर्म आनी चाहिए। ठीक है, सीबीआई आपकी, गृह मंत्रालय आपका, ईडी आपका, फिर भी रीना जी, नोट के बराबर भी रीना आप जी, एक प्रेमव्यास जी। प्रमाणित नहीं कर पाए। जनता को तो आपको जवाब देना पड़ेगा साहब, आपको जवाब देना है जनता को। रीना जी, प्रेमव्यास जी, हमारे पास समय की कमी है, समय की कमी है। हमें चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, अभी तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, हालांकि कई कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि 22 चेहरे मंत्रिमंडल के लिए तय किए जाएंगे। अब देखिए, जो बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिन्हें टिकट दिया गया था, और अब उन्होंने, क्योंकि टिकट दिया गया था तो उन्होंने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, तो जाहिर है कि उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पद देगी। अगर 22 चेहरे तय किए जाते हैं और उन सांसदों को भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना मुश्किल होगा मंत्रियों की छटनी करना, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। आखिरी सवाल, कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिए जल्दी से। जी बिल्कुल, मैं कम शब्दों में दूंगा क्योंकि समय तो ज़ाया हो गया है, विषय से भटक गए थे। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि विषय से ना भटका करें। जैसा कि अभी आपने जो प्रश्न किया है, हम लोगों को भी सूत्रों के हवाले से यही जानकारी है कि लगभग 2 दर्जन के करीब मंत्रिमंडल में लोग चेहरे शामिल किए जा सकते हैं जी। और निश्चित ही जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा और विधायक बने हैं और जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया है, तो ये हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो नए चेहरों को मौका देंगे या सीनियर को देंगे, लेकिन जैसी जानकारी मिल रही है उसमें एक बैलेंस रखा जाएगा, क्योंकि सीनियर्स के पास जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसका भी लाभ लिया जाएगा और एक संतुलित मंत्रिमंडल लेके भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में काम शुरू करेगी बहुत जल्दी। और इसमें कुछ लोगों को जरूर निराशा हो सकती है, क्योंकि जो मैंने दागी चेहरा जो मैंने उपयोग किया था शब्द, दरअसल जो केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का और संघ है, उनके पास पूरी पर्याप्त 18.5 वर्षों की जानकारी है कि किस व्यक्ति ने मंत्री पद पर रह के कैसा काम किया है, किसके ऊपर आरोप गंभीर लगे थे, किसके ऊपर कम गंभीर लगे थे। कई लोग ऐसे हैं कि जिनके आरोप लगभग सिद्ध होने की स्थिति में थे, और अगर वो दोबारा चुनाव जीत के आए तो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं लग रहा है कि उन लोगों को मौका मिलेगा। नए लोगों में महिलाओं को भी मौका मिलेगा इस बार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में जो बनेगा, और साथ में एक समन्वय स्थापित करने के लिए बैलेंस रहेगा, जिसमें सीनियर जो एक्सपीरियंस लोग हैं, कैलाश जी भी हैं, प्रहलाद जी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का तो फाइनल हो ही गया है कि वो अगले अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के। तो ऐसे कई चेहरे, अब कोई बड़ी बात नहीं है शिवराज जी भी काम करें नए मंत्रिमंडल में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रीना जी, दीप्ति जी, शैलेंद्र जी और डॉक्टर प्रेमव्यास जी, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, हालांकि चर्चा हमने की और इस चर्चा में कई सारे सवाल किए गए, कई सारे जवाब भी मिले, लेकिन सस्पेंस अभी भी यही बरकरार है और सवाल अभी भी यही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। सभी की निगाह मंत्रिमंडल पर है और देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। इतना जो समय भारतीय जनता पार्टी अपने मंत्रिमंडल के गठन के लिए ले रही है और नामों के ऐलान के लिए ले रही है, देखना ये होगा कि जब ऐलान होता है तो क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।